न्यूज़ भाई के लिए बता रहे थे बारात में गए थे कंफ्यूज हुआ चलो बेटा, हमारा एक चैप्टर तो हो गया। कौन सा हुआ था अभी? बायोटेक्नोलॉजी है। हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं, वो पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग जो उसके बाद वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन, कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पे किया है। तो आप लोग जो इससे पहले वाला चैप्टर है उसको रिवाइज करो, बच्चे तब तक आ रहे हैं, और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पुराने चैप्टर में कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकता है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। और आप लोगों का बेटा टेस्ट सिलेबस मैंने बाद में शाम को चेंज कर दिया थोड़ा सा, वो इसीलिए किया क्योंकि उसमें पता है फिर प्रॉब्लम हो रही थी। भाई तुम बता रहे थे डाइजेशन वाली, मैंने जब ध्यान से देखा तो उसमें मैंने देखा 90 में से 20 क्वेश्चन तो डाइजेशन के। फिर मैंने कहा बच्चों को फिर वही प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोड़ो। अब जो सेल और बायोमोलिक्यूल सेल साइकिल सेल डिवीजन अच्छे से और इनका टेस्ट हुआ भी नहीं है अभी तक, तो ये जरूरी है। तो आप लोग इनको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। ठीक है बेटा, और मेहनत से बढ़ के टेस्ट देना। ठीक है, अच्छे से टेस्ट दे दो। मेरे हिसाब से तो टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। मुश्किल तो होता ही है, क्या करें जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है, क्या करें, हर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर इतना आसान होता हो जाए सब काम तो फिर आदमी फिर क्या होगा, बनना बन जाए, है ना। और मुझे लगता है कि टेंशन या प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तभी पता लगता है कि हम लाइफ जी रहे हैं। वरना लगता है कि ठीक कट रही है, एक साल पता ही लगती कब निकल जाए, पता ही होता है। अगर आपको बहुत अच्छा मिल लगे सब कुछ तो आपको लगेगा एक साल पता नहीं कब निकल गई, और जब टेंशन होती है तो अच्छा लगता है, सही है एक साल पूरा एंजॉय कर लिया हमने, दुख का या सुख का। बेटा आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो वो लास्ट वाला चैप्टर उसको रिवाइज करो। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो एक बार रिवाइज। डाउट अगर हो रहा हो तो मुझसे पूछो। ठीक, यहाँ पे एक काम और करो ना, तो हिंदी वाली जो किताब है उसको सही लेके आएगा, लेकिन साथ में मोबाइल लेके आएगा, उसमें इंग्लिश में डाउनलोड करना है और उसमें देख के फिर ज़्यादा क्लियर होगा। पढ़ने के लिए हम लोगों ने पीसीआर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था। सही है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक प्लाज्मिड के बारे में, पीवीआर 322 के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बताया था, कैसे यूज होते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, कैसे पता लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये हमने देखा। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों की पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, किसकी, एक बायोटेक्नोलॉजी से, जो हम लोग कैसे करके प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें मैंने बताया आप लोगों को होस्ट सेल होता है, प्लाज्मिड लेते हैं, उसमें डिजायर जीन डालते हैं अपना, सही है, जिसे बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको लाइगेट कराते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, होस्ट सेल में डाल के और उसको कॉपी कराते हैं। क्या कराते हैं, कॉपी। और कॉपी होने के बाद फिर हम लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर में, जो आप लोगों को लगभग मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। अगले मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या की थी बायोटेक्नोलॉजी की पूरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ठीक है, तो मैंने कहा था आइसोलेशन हुआ था, ठीक है, आइसोलेशन हुआ था। इसके बाद हमने आइसोलेशन किया डिजायर का। इसके बाद एक टेक्निक हमने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका मैंने मतलब क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू साइज, जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे हमने जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और वहां पे हमने किसका यूज किया था, एनोड का,
और इसके बाद हमने देखा था वहां पे जेल लिया था, एगोरेज जेल लिया था मैट्रिक्स, और इसके बाद स्टेनिंग किससे किया था, इथेरियम ब्रोमाइड से, और हमें जो दिखे थे वो दिखे थे ऑरेंज कलर के बैंड यूवी एयर रेडिएशन के सही इफेक्ट से। इसके बाद हमने ये सब पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था जब हमने साइज के अकॉर्डिंग कर लिया उसके बाद मैंने कहा था स्टिकी एंड बनाते हैं, सही है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वहां पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, ये सब बताया था मैंने। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग वेक्टर पीवीआर थ्योरी को एक बार सही से देख लेना, कौन कौन से किसकी रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मिड के पास क्या होती है, ओआरआई साइट होती है, जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बेटा, और वो 1 से लेके 100 कॉपी तक यानी कि बहुत सारी कॉपी अपने आप से कर सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है और उसको हम विट्रो मीडियम में, जिसमें विट्रो मीडियम में अगर उसकी कॉपी बनाना चाहें, सही है, आउटसाइड द लिविंग सेल, तो मैंने कहा था उसके लिए एक टेक्निक थी, इसे बोलते हैं पीसीआर, सही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था 3 स्टेप में प्रोसेस होती है पूरी। वहां पे जो एंजाइम कौन सा था बेटा, टैग पॉलीमरेज, कौन सा था, टैग पॉलीमरेज। और मैंने आपको बताया था वहां पे कि उस बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान रखना, ठीक है, थर्मस एक्विटिकस। और उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों से 3 प्रोसेस होती है उसमें, पहला क्या होता है बेटा, डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि पीसीआर हो गया था, पीसीआर के बाद हमने कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में इंजेक्ट कराया, और उसके मैंने 5 मेथड बताए थे कि कैसे हम किसी को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप लोगों को डाइवेलेंट कैटायन से करते हैं, ट्रीट करते हैं, दूसरा हीट शॉक मेथड, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा जीन गन मेथड, और इसके बाद डिसआर्म पैथोजन, ठीक है, ये सब बताया था आप लोगों को। इससे हमारी सेल बन जाती है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम हो जाती है किसी भी डिजायर्ड या बाहर के किसी भी प्लाज्मिड को लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कराया, माइक्रोबियल एक्टिविटी कराई, और माइक्रोबियल एक्टिविटी कराने के बाद मैंने उसको लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, और उसके लिए जरूरत थी बायोरिएक्टर्स की, ठीक है। और बायोरिएक्टर मैंने देखा 2 टाइप के थे वहां पे, हमने उनको पढ़ा, और इसके बाद लास्ट में हुआ था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, जिसमें मैंने बताया था कैसे करके हम सेपरेट करते हैं और कैसे उनको संरक्षण करते हैं, उनका कैसे बचाव करते हैं। वहां 2 मेथड थे, सेपरेशन और एक कौन सा था, सेपरेशन मेथड था, और क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है, वो सब करते हैं, हाँ ठीक है। तो वो सब बताया था, कंजर्वेशन नहीं प्रिजर्वेशन। कल मैंने ये बताया था आप लोग, प्रिजर्वेशन मतलब होता है नॉन लिविंग और कंजर्वेशन मतलब अगर आप बिस्किट को बचा के रख रहे हैं तो उसे बोलेंगे प्रिजर्व करके, और अगर आप लोग किसी कुत्ते को बचा के रख रहे हो घर में तो उसको बोलेंगे कंजर्व, समझ गए, ठीक है। तो कल मैंने लिखवा भी दिया था ये बात। तो ये तुम्हारा चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी। मुझे लग रहा है इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे तो मुझे लग रहा है 100 में से आपके 95 प्लस लगे गए होंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं आपको समझ ना आए हों, अगर आपने लगाए होंगे सही से तो, और आपने सही से पढ़ा हुआ है पूरा चैप्टर, तो आपको बड़े आराम से क्वेश्चन लग गए होंगे, ठीक है। अगले जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है जो हम लोगों ने अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, इसके एप्लीकेशन, यानी कि हम लोगों ने इसका यूज कहाँ पे किया है। बेसिकली आप लोग बताओ, अगर हम धरती पे कोई भी काम करते हैं तो अपने फायदे के लिए तो करते हैं भाई, आप लोग भी अगर कोई चीज बनाओगे तो अपने फायदे के लिए बनाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो मैंने साफ साफ आपको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये बताया था कि कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा था कि हम अपने फायदे के लिए किसी एनिमल्स, किसी माइक्रोब्स या किसी भी लिविंग एंजाइम या कुछ भी सही माइक्रोब्स का यूज करके अपने फायदे के लिए कोई प्रोडक्ट बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसको हम लोग क्या किसके अंतर्गत आते हैं, क्या करना पड़ता है, बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया है, हमने कहाँ कहाँ उससे अपने फायदे के लिए चीजें बनाई हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बेटा लगभग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यूज में आती हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप लोग ये ले लो कि अगर हम बात करें जैसे कि सपोज मानो फूड, प्रोसेस फूड होता है, जैसे आप लोग भाई आलू या कोई चीज ले लो, उसको आप रख दोगे बेकार हो जाएगा, लेकिन एक पैक्ड चीज होती है, पैक्ड आती है, उसको आप लोग 1 साल तक रख लो बेकार नहीं होती है, उसमें भी किसका यूज हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हमने नए फूड का आज इतना प्रोडक्शन कर लिया है, वो किसका यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हम मेडिकल में इतनी सारी दवाएं बना पाए हैं तो किसका यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिया किसी लिविंग से, बैक्टीरिया वगैरह से, तो वो किसका यूज हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का।
मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इतनी सारी हमने वैरायटी ब्रांड की बना ली, सही है। सीड हमने इतने टाइप के आ गए हमारे, मतलब जितना भी इतना जो भी यूज हुआ है उस सब में यूज किसका हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का। और मैं ऐसे बोलूंगा यही सब हम लोग एप्लीकेशन समझेंगे कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया है। क्लियर। तो इस चैप्टर में जो हम लोग अब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या है और हम लोगों ने उसका यूज कहाँ पे किया है। आप लोग खुद सोचो, आजकल सीड की इतनी सारी वैरायटी आ रही है, उसमें क्या यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वैक्सीन बनती है, क्या यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर हम किसी कोई पॉल्यूटेंट है उसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो वो भी किसमें क्या यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा जो पानी होता है, कभी कभी हमारे इधर तो पानी अच्छा खासा है, कोई जरूरत नहीं होती ऐसा। कई जगह बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कि जो वाटर होता है उसको प्योर किया जाता है, फिर से साफ किया जाता है और वही पानी दोबारा आता है वापस, समझ रहे हो। तो वहां पे भी जैसे हमने बीओडी ध्यान है आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वहां पे हम जो बैक्टीरियल एक्टिविटी कराते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी, और उससे पानी क्या करवाया जाता है, साफ। तो वहां पे भी क्या यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी का यूज लगभग हर क्षेत्र में होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग दूध से दही बनाते हो, क्या यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है हम लोग वो बातें करेंगे खाली कि कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो आपने पुराना वाला चैप्टर तो आपको क्लियर होगा बेटा, तो आप लोग नया चैप्टर निकालो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। बेटा किताब निकालनी है आप लोगों ने। तो हम लोग अब पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पक्का नाम का टेस्ट है, आप लोग अच्छे से तैयार करते रहना, ठीक है, मेहनत से। और बेटा पढ़ाई करके आना और छुट्टी मारने की मत सोचना बस, सही है। किसी भी तरीके से रोते बिलखते लेटते लाटते आ जाना, ये क्या गया अल्टीमेट है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बेटा आना चाहिए और टेस्ट देने जरूर आना। ये मैं तो आने नहीं कहता हूँ, इसमें मुझे खुशी होती है अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो। अब यही प्रॉब्लम है अच्छे नंबर क्यों नहीं आएंगे, जब आप लोग मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएंगे। आप लोग टेस्ट को टेस्ट की तरह देने आए करो, पता नहीं आप लोग क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और मेहनत से क्वेश्चन लगाओगे, अच्छे से तैयार करोगे तो क्यों नहीं आएंगे। यहाँ ऐसा तो नहीं कि आप लोग ऐसा भी नहीं कि भाई घर पे आप लोग पहलवानी सीख रहे हैं तो घर पे कुछ किसी ने दाव वाला लगा दी, यहाँ पे आके दाव वाला लग गया, हम हार गए। भाई आप लोग घर पे क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो अच्छे से, अपने आप को जूझो, क्वेश्चन नंबर कम आएंगे तो एक तो हम सीखो कुछ, मतलब सीखो कैसे हमारी कमियां कहाँ हैं। और टेस्ट का मतलब होता है अपनी कमियों को पहचानना। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप ये तो ऐसा ना कि नीट का पेपर हो रहा है इसके बाद आप फाइनल हो गए बस। अब ये तो ये है ना कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, उनको हम सुधारें हर चैप्टर में कि कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, वो चीजों को सही करना, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ते हैं मैडम, स्टार्टिंग करते हैं आजकल। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो पहला हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, एग्रीकल्चर में। जितने भी इंसेक्टिसाइड बन रहे हैं, पेस्टिसाइड बन रहे हैं, आप लोग फर्टिलाइजर लगाते हो, कोराजिन लगाते हो, आप लोग नई नई दवाइयां लगाते हो खेतों में, जितना भी सब लगा रहे हो, जितनी नई नई वैरायटी आ रही है सीड्स की, वो सब क्या होता है, एग्रीकल्चर में होता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें बेटा तो होता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। इसमें भी एक बहुत इंप्रूवमेंट आया है, आजकल हर टाइप की दवाई होती है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी दवाइयां ऐसी से इंसुलिन हमने बनाई थी तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, तो ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में इंसुलिन कैसे बनाते हैं। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है कि हम अपने कोई यूज के लिए कोई ऐसा एनिमल बनाएं जिसपे हम कोई प्रैक्टिस कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। और इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक होगा इथिकल इशू, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है। इथिकल का मतलब होता है कि मान लिया आपने चूहे पे कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी चूहे को देवता मानता हो और वो उसके पीछे पड़ जाए। अरे होता है, अभी आपको देखो वही केस देख लो,
वो अभी क्या चल रहा है, सलमान खान वाला, उसने किया या नहीं किया? हिरन वाला केस चल रहा है। हाँ, और नहीं, अब तो लॉरेंस फिशरीज के पीछे बढ़ गया है, वो विष्णु केस नया बन गया है, वो लॉरेंस फिशरीज के पीछे बढ़ गया है, इतनी सिक्योरिटी लगा दी है उसके पीछे कि अब तो यही मैं बोल रहा हूँ, अब उस कम्युनिटी को इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा एथिकल इशू का मतलब क्या होता है, समझ गए? कि जिससे जैसे आप लोग मान लिया कोई एनिमल ले लिया आपने, जैसे सपोज चूहा के एग्जांपल क्यों लिया, बायोलॉजी सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं। हो सकता है कोई कम्युनिटी ऐसी हो इस भारत में जो चूहे को अपना भगवान मानती हो, मान लो, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया हमारे एनिमल के साथ। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं इथिकल इशू। कोई ऐसा इशू तो नहीं है नैतिक, जो नैतिक मुद्दा बन जाए। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है, हिरन वाला बन गया। वैसे हिरन कितने भी चाहे कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ हो रहा हो, लेकिन भाई वो किसी ने मारा या नहीं मारा वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन वो एक इशू बना हुआ है पूरे भारत में, ठीक है? आप लोग पता भी होगा, लॉरेंस फिशरीज जानते होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे कि कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज मान लो गन्ना फैक्ट्री है, ये पीलीभीत में, आप लोगों को पता है आप लोग किसी भी बिना अथॉरिटी के कोई भी चीज ओपन नहीं कर सकते कहीं पे भी। आप लोग सोचो कि जैसे आप कोई मोहल्ला है, आप सोचो मैं डेयरी खोलूंगा अपनी, कैसे खोल लोगे? क्योंकि आप लोग उसके लिए परमिट बनवाना पड़ेगा सरकार से। अगर सरकार अथॉरिटी दे रही है तो आप लोग कर सकते हो ऐसा, क्योंकि उससे और लोगों को इफेक्ट पड़ेगा ना, वहाँ पे डिजीज हो सकती है, कोई दूसरे लोगों को, भाई हो सकता है उन लोगों को गोबर वगैरह नहीं पसंद हो, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे ये यहाँ फैक्ट्री है, तो पता होगा इस फैक्ट्री की वजह से पूरे पीलीभीत में वो रहता है, पोल्यूशन रहता है, और दूसरा पूरे पीलीभीत में बंद रहता है, जाम रहता है हमेशा। भी गन्ना चलेगा, देखना तुम इस रोड पे पता गन्ने की ट्राली टेक्निकली। अब वो यहाँ पे लोग क्यों नहीं हटवा पा रहे हैं इसको? क्योंकि उसका परमिट बना हुआ है, वरना पूरा पीलीभीत इकट्ठा होकर हटवा दे 1 मिनट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? इसी को बोलते हैं, मैं सब बताऊंगा क्या होता है, बायोक्रेसी क्या होता है, और तुम्हारा जो अपना अधिकार होता है पेटेंट, वो क्या होता है। ऐसे ही आपने देखा हो कोई भी, जैसे अब हीरो स्प्लेंडर गाड़ी है, तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए तो तुम भी अपना गाड़ी बनाने लगो हीरो स्प्लेंडर, उसने पेटेंट कराया हुआ है। ये तो बहुत दूर की बात रह गई, कंपनी की बात। तुम किसी की एक्टिंग तक नहीं कर सकते। जैसे कपिल शर्मा शो है, इतना ज्यादा हाई है, अब तुम सोचो हम तो वैसा ही शो बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। वो आपके खिलाफ क्या कर देगा? कंप्लेंट कर देगा। जिसे आपने नाम सुना होगा यूट्यूब पे, ये तो बहुत रह गया, पढ़ाने तक का कॉपीराइट मार देते हैं लोग कि अगर कोई दूसरे की स्किल से बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, कॉपीराइट पड़ सकता है उस पर, और वो उसका नहीं चल पाएगा वहां पे, समझ गए? तो ये सब क्या होता है, यही सब होता है पेटेंट। क्या होता है? तो हम लोग इस चैप्टर में ये भी समझेंगे, ठीक है? कि ये सब इस चैप्टर में हम लोग यही सब बातें सीखेंगे, ठीक है? एप्लीकेशंस हो गई, पेटेंट हो गए, सब क्या है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो, इस चैप्टर का नाम ही है बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमने बायोटेक्नोलॉजी को सीखा है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और हम लोग उसमें क्या क्या हमारे लिए फायदा हुआ है, क्या क्या चीजें हमें मिली है, ठीक है? तो देखो, एक लाइन में पढ़ो। ये भी चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेसिकली। इसमें जो चीजें मुझे लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा समझाने वाली हैं, वो मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा, बकाया आप लोग थ्योरी पढ़ोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कैसे अपना डिजाइन जीन लेके आते हैं, प्लाज्मिड में जोड़ते हैं, होस्ट और एनिमल में पहुंचाते हैं, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं। ये हमने सीखा था। लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि हमने ये यूज कहाँ का किया, बायोटेक्नोलॉजी का, सही है? तो कह रहे हैं essentially deals with industrial scale production of bio pharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plant and animal। बेटा बायो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि हम ऐसी कोई दवाइयां बनाएं जो लिविंग से बने। किससे बने? लिविंग एनिमल का यूज करके हम कोई दवाइयां बनाएं, सही है? या किसी फंजाई का यूज करके हमें कुछ फायदा हो, या किसी प्लांट या एनिमल किसी भी टाइप से हमें कोई हमारे लिए अच्छा जीन मिल रहा है, उससे हमें कोई फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सब किसके अंदर पढ़ा था हमने? बायोटेक्नोलॉजी का। हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस? तो देखो किन किन क्षेत्रों में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला लिखा है बेटा थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। जितनी भी वैक्सीन हो गई, वैक्सीन बनाते हैं हम लोग, नई नई दवाइयां बनाते हैं, उन सब वो किस में आती हैं? थेराप्यूटिक्स में। चाहे लिख लो यहाँ पे वैक्सीन, सही है? उसमें करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज। दूसरा देखो डायग्नोस्टिक।
डायग्नोस्टिक का मतलब जानते हो आप लोग? किसी डिजीज का पता लगाना। जैसे पीसीआर टेक्नोलॉजी, पीसीआर होती है, हम लोग एड्स का पता कैसे लगाते हैं? एक मैं टेस्ट और बताऊंगा, एलाइजा, सही है। एक होता है पीसीआर जो कैंसर वगैरह होता है, इन सब टेक्निक से पता लगता है। तो हम लोग ये सब है तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट, तो इसका मतलब डायग्नोस्टिक यानी कि डिजीज का पता लगाना। आप लिख सकते हो यहाँ पे पीसीआर एग्जाम्पल में। अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पीसीआर का, तो उससे भी हम कई सारे डिजीज का पता लगाते हैं पीसीआर से। अगले देखो कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, यानी कि आपको पता है अगर आप लोग आज से 10 साल पहले जाओगे तो आपको पता है कि सीड बहुत कम आते थे, बहुत टाइप की वैरायटी कम होती है, लेकिन आज कितनी सारी वैरायटी है। तो ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दूसरा मैं बोल सकता हूँ हर किसान चाहता है कि उसका लॉस कम हो, हर किसान चाहता है कि उसके जो फसल हो वो पैदावार अच्छी हो, दर बढ़ जाए। आपको पता है आज दर कितनी हो गई? धान की बोलते हैं 5 क्विंटल बीघा कट जाएगा, 6 क्विंटल। क्या आज से 10 साल पहले इतना ही करता था? 1 क्विंटल 2 क्विंटल। तो आजकल हर कोई चाहता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा आजकल अमरूद की ऐसी वैरायटी आएंगी कि अमरूद ही लगेंगी पूरे प्लांट पे, अनार की ऐसी वैरायटी आएंगी, अनार होंगे, आम भी इतने टाइप के इतने अच्छे अच्छे लगते हैं प्लांट होते हैं। वो सब कैसे होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगले देखो बेटा कह रहे हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा फूड जो किसी प्रोसेसिंग के द्वारा हम लोग सेफ रख पाए उसको। जैसे मैंने कहा था अगर मान लिया आपने आलू के चिप्स हैं, सही है, उसको आप भून के रख दो, बेकार हो जाएंगे दिन में। लेकिन एक पैकेट होता है उसमें रखे रहते हैं 1 साल 2 साल, बेकार नहीं होते। तो वो कौन सा फूड हो गया? प्रोसेस्ड फूड। यानी कि हम लोग कोई ऐसी मैकेनिज्म करें जिससे हम जो फूड होता है उसको सेव कर पाए और ये नए नए तरीके से बना पाए। हाँ, कुछ भी मान सकते हो। तो वो सब क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड। ठीक है। अब तो बेटा ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी है कि ये तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो खाना होता है बना हुआ, जो फूड होता है वो भी पैकेट फॉर्म में आता है, वो भी 1-2 दिन रखा हुआ आराम चल जाएगा, वो कहते एकदम सेफ रहता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कुछ भी। मतलब आपको दाल भी पैकेट मिल जाएगी। जैसे आप लोग जैसे वो जाते नहीं है मॉल वगैरह जाते हैं घूमने, तो वहाँ कपड़े वगैरह आपको देखने को मिलते हैं सब। अब आप लोग चाह रहे हो कि शाम को खाना कौन बनाए, तो वहाँ पे आपको टोटल खाना वैसे मिलेगा पैक टाइप का। मतलब होटल जाना ही नहीं है, सामने दाल रखी है बनी हुई, डिब्बा लिया ठीक है रख दिया। अब वो आज खाओ या कल खाओ वो दाल वैसी रहेगी, बेकार नहीं होगी। वो यही सब बायोटेक्नोलॉजी हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है? तरीका है, उनके अलग अलग मेथड है, वो कुछ यूज करते हैं एंजाइम्स या फिर गैस वगैरह यूज करते हैं, बेकार नहीं होता है। अबे जूस नहीं होते, जूस ले लो, ये तो आप जानते ही हो जूस वगैरह। अब आप आम का जूस लेके आओ, 2 दिन रखे रहो, बेकार हो जाएगा, सही है। और आप लोग बोतल वाला 1 साल का पीते हो, 100 साल का पहले रखा होगा, तो वही है, वहां कुछ एंजाइम ही होते हैं। अगले देखो, और वो तुम बताते भी सही हो। अगले देखो क्या है? बायो रेमिडिएशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई हम लिविंग का यूज करके पॉल्यूटेंट होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं उनको हटाएं, उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। जैसे आपने बीओडी, आपको पता है वेस्ट में जो पानी होता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड से क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं प्यूरिफाई, तो वो सब इसी में आता है। ठीक है। या कोई भी चीज हो गई जो पॉल्यूटेंट है, मतलब कोई बेकार कर रहा है किसी चीज को। जैसे अगर मान लिया कोई पानी है, पानी ले लो, उसमें कोई तेल गिर गया और हमें पता है ऐसा है कोई हम बैक्टीरिया यूज करने से तेल वो हट जाए, तो वो सब इसमें आता है बायो रेमिडिएशन। ठीक है। अगले हम बोल सकते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट। ये वेस्ट का मतलब क्या होता है? वही जो अभी बता रहा था मैं कि जो वेस्ट पानी होता है, या फिर कोई ट्रीटमेंट का मतलब ये भी ले सकते हैं जैसे आपका जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं सब बेकार तो जाती हैं, कूड़ा कटकर जितना भी होता है सब जाता है, उसका ट्रीटमेंट करना, वो सब किसमें आता है? वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि वहां पे भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। अगले कह रहा है एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी जितनी भी हमारी टाइप की एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह तेल वगैरह बन रहे हैं उनमें भी किसका यूज हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का। तो बताओ कौन सा क्षेत्र बचा है? फूड इसमें आ गया, वेस्ट ट्रीटमेंट इसमें आ गया, इसके बाद मैं बोलूं बायो रेमिडिएशन इसमें आ गया, एग्रीकल्चर इसमें आ गया, ट्रीटमेंट इसमें आ गया। तो लगभग मुझे लग रहा है कि हर क्षेत्र में किसका यूज हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का, लगभग हर क्षेत्र में। ठीक है, हम लोग यूज करना है बायोटेक्नोलॉजी का। अब अगले कह रहा है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। एक बात यार ये ध्यान रखना बेटा, एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। वहां पे बच्चे एक ही बात समझते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? रिसर्च एरिया कह रहा है, वहां पे कह रहा था प्रिंसिपल। ये पता है आप लोगों को? अगर प्रिंसिपल की बात होगी बायोटेक्नोलॉजी कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 2।
एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा कौन सा होता है बायोक्रॉस या फिर बायोप्रेस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। अगर वो रिसर्च एरिया की बात करेगा तो कितनी होती हैं 3। मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन एरिया होता है रिसर्च एरिया वो कितना होता है 3 होता है। और वहां पे वो किसकी बात कर रहा था प्रिंसिपल्स की। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ से गलत कर देते हैं, उनके माइंड में 2 ही रहता है हमेशा। कई क्वेश्चन आए बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एरिया कितना होता है तो आप 2 ही लगा दो और वहां पे 2, 3, 4 ऑप्शन में लिखा हो। समझ गए आप लोग। तो ये रिसर्च की बात करेगा तो 3 और प्रिंसिपल्स की बात करेगा तो 2। सही है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो प्रिंसिपल्स थे और ये क्या है रिसर्च एरिया, कि हमने क्या क्या इसमें हम अगले बढ़े हैं और कौन कौन सी एरिया को हमने रिसर्च किया है। तो 3 है मेनली बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सी देखो पढ़े बेटा इसको। देखो यहाँ पे पहला कह रहा है, यहाँ पे देखो पहला कह रहा है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। यहाँ पे आप लोग बताओ कैटलिस्ट का मतलब जानते हो कोई सबस्ट्रेट है, क्या है बेटा, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हम लोग ये चाहेंगे ना कि हमारी बेस्ट कैटलिस्ट मिले। बेस्ट कैटलिस्ट मतलब कोई एंजाइम हो गया, क्या हो गया जो इसको कन्वर्ट कर रहा है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, या कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंजाई हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा जो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो सब हमें बेस्ट कैटलिस्ट के रूप में हमें मिले तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो पहला रिसर्च एरिया समझ गए कौन सा है बेस्ट कैटलिस्ट। क्या है बेटा बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब होता है सिंपल सा जो किसी रिएक्शन को करवाता है तेजी से। जैसे एंजाइम क्या है बायोकैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम के लिए। एंजाइम क्या करता है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और रिएक्शन रेट को तेज करता है। सही है, इसीलिए उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है तेज करने वाला, फास्ट करने वाला। ठीक है, अगले देखो सेकंड क्या है बेटा क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। दूसरा जो रिसर्च एरिया है वो ये है कि हम लोग वो कंडीशंस बनाएं। कौन सी कंडीशन जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। सही है, यानी कि वो ऑप्टिमल कंडीशन जिसपे कोई भी कैटलिस्ट क्या कर पाए एक्ट कर पाए। एक्ट का मतलब है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अच्छे से कन्वर्ट कर पाए, वो कंडीशंस बनाना ये भी एक क्या है बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एरिया है। और थर्ड है बेटा जिसमें हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पे हम सेपरेशन करते हैं और क्या करते हैं प्यूरिफाई करते हैं। सही है, किसी भी हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसका। क्लियर हुआ। तो 3 बेसिकली जो रिसर्च एरिया है वो पहला कौन सा है बेटा कि बेस्ट कैटलिस्ट, दूसरा बेस्ट कैटलिस्ट एक्ट करे तो उसके लिए वो कंडीशंस बनाना चाहिए, और तीसरा हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें तुम्हारा सेपरेशन और दूसरा क्या आता है प्यूरिफिकेशन। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे ये क्या है 3 रिसर्च एरिया। अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो प्रिंसिपल्स की बात करेगा तो 2 और रिसर्च एरिया की बात करेगा तो 3। समझ गए, ठीक है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना इसमें कि ये सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग है। अगले देखो क्या कह रहे हैं लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप लोग बताओ, हम लोग अभी समझेंगे पढ़ेंगे कि हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, सही है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए किस टाइप से हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। और कह रहा है बेटा स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। हेल्थ में और फूड प्रोडक्शन में हमने अपने लिए क्या क्या फायदेमंद चीजें ली हैं, किससे, किसका यूज करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। क्या चीज बायोटेक का मतलब मैं बोल सकता हूँ, तुम ये पूछ रही ना नुकसान क्या होता है बेटा। अब देखो एक बार बताओ नुकसान, अब तो भाई हम अपने फायदे के लिए तो कर रहे हैं बेसिकली, ये तो आपको बताइए, लेकिन अब उससे किसी दूसरे एनिमल को नुकसान हो या किसी हमारे लिए बेसिकली क्या नुकसान है इसके, हमारे लिए लगभग वो फायदा होगा। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे तो हर चीज का फायदा है। अब भाई फोन है, फोन फायदे के लिए बना है, लेकिन फोन से नुकसान भी है। सर ये भी तो कह सकते हैं लॉन्ग बनाया, हाँ, अपने प्रोडक्शन के लिए बनाया बट दूसरे को तो नुकसान है। तो ऐसे तो हर चीज का है। हाँ नहीं, चलो वो तो वो सही कह रही, वो भी सही कह रही है। और मेरी बात सुन पहले, जैसे कोई भी नया फूड बन रहा है मान लिया, तो उससे फायदा तो हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, लेकिन नुकसान की बात करें तो नुकसान भी होते हैं। अब किसी का फायदा है तो नुकसान भी तो है। अब किसी ने बाइक बनाई मान लिया, अब तुम कहो सर बाइक से फायदा तो होता है,
कि आदमी सिंगल बैठा हो चला गया वो जल्दी, लेकिन बाइक से एक्सीडेंट भी होते हैं भाई, पॉल्यूशन भी तो हो रहा है बाइक से, तो नुकसान भी है। दूसरी बात सुनो, हाँ अब दूसरी बात सुनो 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 जो देखो, फायदा जहाँ ज्यादा हो और नुकसान बहुत ना के समान हो, तो वहां नुकसान को फिर हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, और देखते किसको है, फायदा को। ऐसे आप लोग बताओ। दूसरी बात सुनो, जैसे इंसेक्टिसाइड बने थे सारे बेटा, देखो पहले इंसेक्टिसाइड बने या पेस्टिसाइड बने, उनसे ये तो हुआ कि यील्ड तो हमारी बढ़ गई, फसलों की दर तो बढ़ गई, लेकिन क्या वो हम नहीं खा रहे हैं, तो हमारे नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन हम दूर का, वही बात है, अब मैं एक डायलॉग बता रहा हूँ आपको, मुझे याद है, मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ, दूर का नुकसान देखने से पहले पास का फायदा देखा करो। मैंने क्या बोला, दूर का नुकसान देखने से पहले पास का फायदा देखा करो। अगर तुमने ये लाइन जिंदगी में ये लाइन जिंदगी में नहीं सीखी, तो आप लोग बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। लोग पता है क्या देखते हैं, दूर का नुकसान देखते हैं, वो लाइफ भूल जाते हैं जो उस टाइम जी रहे होते हैं प्रेजेंट में। आप लोग ये तो देख रहे हो कि एक साथ बाद क्या नुकसान होगा, गधो पहले ये तो देखो अभी तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है, वो तो टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है बाद में, तो जो अभी मिल रहा है फायदा उसका फायदा लो। तो ये चीज समझा करो आप लोग, ठीक है। और एक आपने डायलॉग और सुना होगा, कोई डायलॉग को आप लोग यहाँ रखा करो हमेशा, ठीक है, जिससे आपको हर मोड पे वो देखा, जैसे होता नहीं है, मैं बहुत चीजें याद रखता हूँ, जैसे एक मुझे याद रहता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हर चीज को होता नहीं है, जैसे अगर आपको कोई चीज घर बना रही है, आपके माइंड में कोई चीज, कोई बात होती है घर बना लेती है, घर का मतलब होता नहीं है कि वही बात हमें बार बार ध्यान आ रही है, तो मैं उसके लिए हमेशा ध्यान रखता हूँ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, मतलब तुम्हारे अंदर एक कला होनी चाहिए कि जाने दो। जाने दो का मतलब जाओ बाहर में जाओ। अगर आपके अंदर ये है तो आप खुश रहेंगे, अगर आपके अंदर नहीं है तो आप लोग लगभग किसी ना किसी बात से दुखी ही रहेंगे। एक आपने एक मैं और बता रहा हूँ, इंडियन मूवी देखी, सब लोगों ने देखी होगी, सन्नी देओल, इंडियन मूवी बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखते हो इंडियन। चलो हमने तो बहुत सुनो मैंने बहुत पहले देखी थी, तो उसका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। वो डायलॉग जो सन्नी देओल होता है, उसका ससुर होता है, वो क्या होता है, वो गद्दार होता है और मिला हुआ होता है मतलब लोगों से, तो पता है उसको क्या राय देता है, हालांकि उसने मार दिया था बाद में उसे, लेकिन उसने एक डायलॉग बहुत अच्छा बोला तो मेरे दिमाग में कभी घर बना गया, जैसे मैंने देखी थी मूवी तो मैं भूल गया प्लान में पूरी स्टोरी, लेकिन मुझे वो डायलॉग याद है। उसमें पता है क्या वो कहता है अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। ये उसका डायलॉग इतना बढ़िया लगा मुझे कि आज तक मुझे हर दिन हर तीसरे दिन याद रहता है, क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है, कुछ ना चलता ही रहता है हमेशा। मतलब वो वाला नहीं, ये वाला लाइफ को लेके। तो वो उसका इतना अच्छा डायलॉग लगा। आप लोग कहते ही आप लोग दिमाग में बैठा लो, अगर आपको तरक्की करना है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप लोग हर चीज को फेज ही करोगे तो तुम क्या फायदा इसीलिए हो फेज करने के लिए, दूसरे की चीजों को सुनने के लिए या दूसरे के इमोशंस को देखने के लिए। अरे ठीक है यार जा एक मतलब खाली तो मतलब वही बात है इग्नोर करना बस। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको तरक्की करने का मतलब होता है अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके रास्ते में बहुत चीजें ऐसी आएंगी जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप हर किसी को गले लगाते रहोगे तो बेटा अगले नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए? हाँ, अगर आप हर चीज और एक बात सुनो, ये बात भी आपने सुनी होगी कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग तो नहीं होगी। तुम्हारी अकॉर्डिंग क्या मुकेश अंबानी अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको लगा होगा कि मेरा छोटा बेटा इतना मोटा क्यों हो रहा है। भाई उसके पास तो इतना पैसा है तो उसके अकॉर्डिंग तो हर चीज नहीं हो रही, तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगी? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखो हमेशा, इग्नोरेंस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लड़ाई वड़ाई मत किया करो किसी से, उसमें टाइम बाय टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम का मतलब होता है तुम टेंशन में, वो टेंशन में, ये सब इग्नोर कर दो। अगले आ जाओ, चलो इधर आओ, अब इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ बेटा, अब मुझे इग्नोर करो, पढ़ा रहा हूँ। अब बोलो मत, शांत रहो, इधर आ जाओ। अगले कह रहा है बेटा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। हम लोग अब पढ़ेंगे किसमें?
कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो किया है वो किस में हमने किया है, एग्रीकल्चर में कैसे किया है, उसका क्या हमने फायदा लिया है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे कह रहा है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका यूज हुआ है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अगर हम कोई अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, जब एक हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं, हरित क्रांति आई थी, तो उससे पहले ऐसा हरित क्रांति का मतलब क्या होगा कि हम लोग फसल वगैरह इन सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने पा लिया, कि हम लोग जहाँ ईल्ड हमारी बहुत कम हो रही थी वहां बढ़ गई ईल्ड हो जाता। तो इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, हरित क्रांति तो बोलते हैं। और हरित क्रांति का मतलब यहाँ पे यही तो होगा कि बहुत ज्यादा क्या बढ़ गई, ईल्ड बढ़ गई, और इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। तो कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने हल्के हल्के बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, इंसेक्टिसाइड आ गए, पेस्टिसाइड आ गए। अगर आप लोग अपने फादर से ये पूछोगे, अगर आप लोग अपने फादर से ये पूछोगे पापा आज से 10 साल पहले 1 बीघा में कितने धान निकलते थे, तो वो कहेंगे 1 या 2 क्विंटल। और अगर अपने बाबा से पूछोगे ये बात तो वो कहेंगे 20 किलो 20 या 30 किलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आज इंप्रूवमेंट हुआ है पूरी तरीके से। और आज 4 क्विंटल 5 क्विंटल निकलना है, तब भी हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब भी कहते हैं बहुत कम निकली। ठीक है, और उसके बाद क्यों ना हो बेटा, क्योंकि इतना खर्चा हो गया, एक्सपेंसिव चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, भाई खर्चा इतना रहता है आदमी का। और छोटे किसान तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं इस बात में कि खाद का कट्टा कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, उस सबको लगाना, फिर ये सब भाड़ा देना, ये सब करना। सुनो, और अरे मिलने की छोड़ो, बाहर मैं कितने में होता हूँ, चलो ठीक है, नहीं मिल रही है। अब सुनो, हाँ ठीक है, तो मेरी बात सुनो तो पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि बेटर ये फार्मिंग करने के लिए या बेस्ट यील्ड के लिए क्या हुआ, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। तो हम लोग समझते हैं कि 3 क्या क्या ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, थॉट हो सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हो। तो पहला लिखा है बेटा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हम लोग कैसे एग्रीकल्चर करें, खेती करें, एग्रो बेस्ड। एग्रो का मतलब जानते हो क्या होता है, फर्टिलाइजर का यूज करें, हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज करें, पेस्टिसाइड का यूज करें, मतलब जो आजकल कर रहे हैं, अगर हमने वो करना है तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें यील्ड में क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगा यील्ड। और अब आप लोग सोच सकते हो, अगर आप लोग ऐसा कोई खेत चुनो 1 बीघा 2 बीघा जिसमें गेहूं लगाया आपने, और आप लोग उसमें कसम खा लो कि मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं लगाऊंगा, ना कोई इंसेक्टिसाइड लगाऊंगा, बेटा होगा भी नहीं। ये तो सही कह रहा है, ये उसके इतनी डिजीज लगाएंगी ना, इतनी डिजीज लगाएंगी, तुम लोग जब खेत देखने जाओगे तो उसमें पहली बात तो गेहूं ही नहीं आएगा, उसमें इतनी डिजीज रहेंगी। हो तो जाएगा लेकिन बहुत कम होगा। सुनो सुनो सुनो, अरे सुन तो लो, लड़ाई क्यों करते हो। तो ये पहले आप खेती कर लो, फिर मैं बात चला जा रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनना करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो फूड प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, सही है, बल्कि मैं ना के समान होगा। अगर 1-2 बीघा में अगर आधा क्विंटल हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहला क्या बेटा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा देखो, बोल क्यों रहे हैं आप लोग बेटा, उधर वो बोल रहे हैं भारत माता की, इधर तुम बोल रहे हो। अगले देखो, सेकंड लिखा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि हम लोग उसमें घोड़ा वगैरह डालते हैं। घोड़ा जानते हो क्या होता है, गोबर वगैरह डालें और उसके हिसाब से हम खेती करें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और सबसे बेस्ट मेथड यही है, लेकिन इस पे भी खेती बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तीसरा कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हम लोग ऐसी खेती करें जो कैसी हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से उसके सीड हो, जो आप लोग जैसे आप लोग मार्केट जाते हो तो आप लोग बताते हो कि हमारा जो खेत है वो कैसा है, जहाँ पे पानी रुकता है या नहीं रुकता है, ऐसा होता है ना, और कहाँ पे कैसा खेत है, तो उसी हिसाब से क्या कहता है, वो बता देता है कि ये वाला धान लगाओ और ये वाला धान अच्छा होगा, ये वाला गेहूं अच्छा होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप आ रही है, बीज आ रहे हैं बहुत सारे। अब इससे फायदा क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि जो अब सीड आ रहे हैं लगभग जैसे पहले के प्लांट थे, सपोज मान लो कोई सा प्लांट मान लो, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि फसल तो आ रही लेकिन वो सब बेकार हो गई, या ऐसा हुआ कि जरा सा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बेकार हो गया, ऐसा हुआ कि जरा सा एक
क्या लग जाती है? अच्छा सुड़ी लग गई, ठीक है। इसके बाद तुमने कटवा रहे हो तो उसकी बाली बहुत गिर रही है, होता नहीं है? तो वो सबसे बचने के लिए, अभी रुको उसमें भी आऊंगा, पूछूंगा पंकज ने भी नहीं है तो यहाँ देखो बेटा, तो अरे तो इधर देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, मतलब खेती की बात हो रही तो कितना खुश है बच्चे हैं, सबको पता है सब बातें, लेकिन पढ़ाना है मुझे तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, सुन तो लो पहले। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये सबको बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि जहां हम ऐसे सीड लेके आए जहाँ पे हर जगह पे हो जाए, ठीक है। तो मैंने 3 देखा, पहला देखा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा मैंने क्या देखा बेटा, ऑर्गेनिक, और तीसरा देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम लोग 3 हमारे जो ऐसे मेथड हैं जिनसे हम किसी भी यील्ड को, या हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो पहला लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब पता क्या होता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा दौर था जिस टाइम पे हमारी जो फसल थी वो बहुत बेकार हो रही थी, एक ऐसा दौर है आज की हर जगह खेती हो रही है, ये सब क्या है? हरित क्रांति। आप लोग बताओ, अगर आप लोग अपने बाबा से पूछोगे, ग्रैंडफादर से, कि पहले बेटा गांव में इतनी जमीन होती थी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आदमी अपनी जमीन का 20% एरिया में खेती करता था, बकाया सब ऐसी पड़ी रहती थी। सुनो तो आज पहले आई थी, उससे पहले तो और कंडीशन खराब थी, मैं तो अभी के बता रहा हूँ, जब हरित क्रांति आ गई तब की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा होता था बेटा, सुन लो पहले, ऐसा होता था कि बहुत सारी जमीन क्या पड़ी रहती, खाली, और खाली पड़ी है तो वहां पे कोई खेती नहीं करता था, कोई भी जाके कर लो। पहले के आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जमीन ऐसी दे दी होगी कि बाबा ने दे दी कि जमीन ले लो, सही है, दानी थे बहुत है, और उनके बेचारे बच्चे बेचारे भिखारी बन गए क्योंकि जमीन दे दे के उन्होंने दूसरे का भी बना दिया। अब जमीन चक्कर से नहीं, मेड़ चक्कर लड़ाई होती है, अगर किसी ने मेड़ ज्यादा काट ली तो लड़ाई हो जाएगी, समझ लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, थोड़ा अगले भी बढ़ो बेटा, बात ही करते हो आप, दे देखो कितने हो गए ना, बोल रहा है फर्टिलिटी भी तो कम हो जाती है, जैसे ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, हाँ उससे कम हो जाती है। हाँ अगले देखो, लेकिन फिर हम लगातार लगाना पड़ता है ना हमें, अब तुम बिना लगाए नहीं कर सकते खेती, एक बार हमने कर लिया वो इन्फर्टाइल, मतलब इतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है उसमें, तो लगाना ही पड़ता है। अरे मुझे पता है बेटा, लेकिन इधर पहले सुन तो लो, मुझे सब पता है खेती कैसी जाती है, देखो अब पहले से देखो यार, तुम कमाल है बेटा, तुम बातें कर लो आराम से, मैं बातें बढ़ा रहा हूँ, कल हर टॉपिक के बाद अब जो बोला है बता दूंगा, यहाँ से ध्यान रखना, मैं खड़ा कर दूंगा क्लास में, फिर यही कहोगे मैं कैसा लग रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ खड़ा कर दूंगा क्लास, ये शाम जाओगे कोई बोलेगा नहीं, तू क्या कर रहा है, अगले देख क्या देख, कह रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहा है बेटा, एक समझ लो, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उससे बहुत ज्यादा क्रांति तो आई, लेकिन उतना फिर भी यील्ड हम लोग नहीं कर पाए जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन जो बढ़ने का ग्राफ था वो बहुत हाई था, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से हम लोग उतना तरक्की हरित क्रांति में इतना आगे नहीं जा पा रहे थे। अगले कह रहा है इंक्रीज यील्ड हैव partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemical fertilizer और pesticide इसमें आता है। कह रहे however for farmer in the developing world agrochemical are often too expensive and further increase in yield to the existing variety are not possible using conventional breeding। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि एक ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति को लाने का एक तरीका था कि अब जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से जो हम बोल सकते हैं कि जो फसल है या जो हम फसल किसान करते हैं उसका यील्ड भी बढ़ना चाहिए। अगर वो दर नहीं बढ़ेगी तो कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि किसानों के लिए एक तरीका था कि हम लोग क्या यूज करें,
पेस्टिसाइड यूज करें या फिर हम लोग कोई इंसेक्टिसाइड यूज करें, फर्टिलाइजर यूज करें, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं। ये पहले नहीं आज भी बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये एक्सपेंसिव थे, तो उस हिसाब से जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी तेजी से हम ग्रीन रिवोल्यूशन को लगातार नहीं बढ़ा पा रहे थे। ठीक है, अगले देखो बेटा, कह रहा है इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग और जेनेटिक कैन सो द फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। बेटा ये तुम क्या देख रहे हो अपने पास? बेटा बैठ जाओ, मत देखो इधर। अब तुम लोग 3-4 लोग ऐसी बात कर रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है जिस हिसाब से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इतना महंगा था, अगर वैरायटी क्रॉप की सही नहीं होती, मान लिया एक अगर कोई बीज है उससे अगर 2 क्विंटल या 3 क्विंटल बीघा कट रहा है गेहूं, अगर वो उतना ही कटता होता तो हम लोग खाद तो लगाते, हम लोग फर्टिलाइजर लगाते, लेकिन वो बहुत महंगा था, लेकिन यील्ड क्या बढ़ती नहीं। तो इसमें हमने यूज क्या किया? बायो टेक्नोलॉजी। अब मान लिया किसी ने 20 बीघे धान लगाए, अब 20 बीघा धान लगाने के बाद उसका आधा धान तो बेकार हो गया क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं थी, और वैरायटी नहीं होगी तो हम चाहे कितना भी खाद लगा लें लेकिन क्या इंप्रूव कर पाएंगे? वो दर तो उतनी आएगी ना कि आपका 10 बीघा बेकार हो गया, 10 बीघा हुआ उसमें मान लिया 20 क्विंटल निकल आया तो क्या फायदा हुआ? तो किसान तो नुकसान में जाएगा ना। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग वैरायटी इतनी टाइप की बना लें। वैरायटी का मतलब होता है सीड की वैरायटी, और सीड की वैरायटी अगर हम बना लेंगे तो जो 10 बीघा बेकार हुआ था वो बेकार ना हो। भाई इसलिए बेकार हुआ तो पानी मर गया वहां, ऐसे मान लो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बनाएं जिससे किसान को हर तरफ से फायदा हो। यानी कि जो ऐसी फसल जो हर चीज को सह सके, चाहे वो धूप हो, चाहे वो क्या वो एक बाढ़ आ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ना हो ज्यादा, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो खाली ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर का यूज करके हर क्रांति बहुत आगे तक जाएगी, हमें साथ में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा क्रॉप को भी, क्रॉप की वैरायटी को भी, और मैं बोल सकता हूँ सीड वैरायटी को भी, जिससे ज्यादा दर निकले उसकी। अब आप लोग एक बात सोचो, ये आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक आप लोग सीड लोगे, पुराना सीड, ठीक है, आप लोग जानते होगे, एक सीड लो आप लोग और उसको लगाओ, गेहूं का ले लो मान लिया, सही है, पुरानी वैरायटी है, उसको खेत में लगाओ। आप उसमें कितनी भी खाद डाल देना, अगर उसकी यील्ड मैक्सिमम अगर 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल आएगी। एक मैं अभी जाऊं और मार्केट से लेके आऊं बेस्ट अच्छा वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, उसकी वैरायटी दे देगा कि एक सीड ले जाओ ये वाला, 1 बीघा में 5 क्विंटल निकलेगा। अब उसमें मैं कम खाद लगाऊंगा, कम फर्टिलाइजर लगाऊंगा, कम पेस्टिसाइड लगाऊंगा, फिर भी वो कितना निकलेगा? 5 क्विंटल। तो इसका मतलब इसमें किसको फायदा हुआ? किसान को। किससे हुआ? बायोटेक्नोलॉजी से। क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें पानी भी कम लगाना पड़ेगा, तुम्हें खाद भी कम लगानी पड़ेगी, और इसमें बीमारियां भी कम लगेंगी, और वो साथ में कहते हैं इसका गेहूं भी अच्छा होगा जो महंगा बिकेगा। तो इसका मतलब आप लोग वही लेके आओगे ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती? बायोटेक्नोलॉजी का। खाली पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर लगाने से फायदा नहीं हो रहा था। अगले देखो, कह रहा है इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड। यहाँ पे कह रहा है बेटा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज इसलिए कर रहे थे कि जिससे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फसल भी अच्छी हो, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि उसमें फर्टिलाइजर भी कम लगे जिससे एनवायरनमेंट कम इफेक्ट हो, और फसल की यील्ड क्या रहे हमेशा ज्यादा। समझ गए? ये फायदा हुआ हमें किससे? बायोटेक्नोलॉजी से। अगले कह रहा है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन था खाली कि हम लोग किसका यूज करें? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। सपोज मानो अगर कोई पुराना आपने धान देखा होगा, जैसे बताओ वैरायटी जाया, इसका तो नाम मैंने भी नहीं सुना है। अरे जाया गजनी प्यार तेरा, गजनी, चलो प्यार तेरा सुनाया। अरे पुराना चलो जो भी सही, पुराना बताओ। हाँ सही से कोई भी ले लो, सरबती ले लो, आपको गहरा मोटे में ले लो, पतले में बेटा मैं लगा नहीं रहा हूँ, खाली पढ़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। इधर देखो, आपने एक सीड लिया, सुनो सुनो सुनो, सुन लो, आपने 5 बीघा में लगाया, कितने लगाया? इधर देखो बेटा, और आपने इसका मान लिया दर है 2 क्विंटल बीघा, कितना है? सपोज मानो कितना निकलेगा ये? 10 क्विंटल निकलेगा ना, और 10 क्विंटल निकलेगा, चाहे हम इसमें कितनी भी खाद लगा देना, निकलेगा 10 ही। और खाद लगाओगे इतनी महंगी है तो कैसे वो हरित क्रांति आएगी? आप लोग बताओ। अब मैं एक गया कहाँ, मार्केट गया, और मैं कोई अभी जो नया सीड है कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके का,
ठीक है ताज दर कितनी है उसकी? ताज बहुत बेकार 3.5 3.5। अरे उससे तो बहुत अच्छे आते हैं। 4.5 ठीक आ जाओ। बसंती ठीक है, ये लेके आए। सुनो और ये हमने लगाया किसमें? 5 बीघा में। अब उसने साथ में पता क्या कहा? देखो उसने पहले यहाँ क्या डर था, इधर देखो बायो डर कितना फायदा होगा। यहाँ डर ये था कि अगर पानी ज्यादा आ गया तो बेकार हो जाएगा, बरसात हो गई तो बेकार हो जाएगा। इसके बाद अगर कटवाओगे तो उसमें बालियां बहुत करेंगी, धान उसमें भी लॉस होगा। मतलब इतने ज्यादा घबराहट के चांस थे कि हो सकता है कोई भी पॉसिबिलिटी बनी बेकार हो जाएगा। सही है, सब कुछ सही रहा तो सही होगा। अब ये वाला मैं लेके आया तो तुम बता रहे हो बसंती, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ? सुनो यहाँ पे हुआ कि उसने कितनी सुधाई थे वो। पहली बात तो उसने कहा कि 5 क्विंटल बिया कटेगा, मतलब ये कितना निकलेगा? 25 क्विंटल। यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना है 25। दूसरा उसने कहा इसकी तरह से आधी खाद तुम्हें लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ लगा रहे 10 कट्टा तो यहाँ कितने लेंगे? 5। दूसरा उसने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं लगाना है, वो बोल देगा ऐसे कि बाद में एक बार स्प्रे कर देना, बात खत्म, ठीक है। दूसरा वो कह देगा कि यहाँ से अच्छा ये लगेगा, देखने में भी लगेगा और महंगा भी बिकेगा। अब आप तो सोचो, तो आपको इस यहाँ का खाद से फायदा हुआ, वो तो कम लगानी पड़ रही है, लेकिन यहाँ फायदा किससे हुआ? बायोटेक्नोलॉजी। तो ये यूज हुआ किसमें? एग्रीकल्चर में। समझ गए आप लोग कि एग्रीकल्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया, और आज हम लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं अगर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर में तो किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी। अगर ये ना होती तो बेटा आज खाने के लाले पड़े होते, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो अगले देखो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है सब कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ है तो किसान के हाथ में, लेकिन बेटा किसानों में इतनी एकता नहीं है। एकता कम जानते हो? यूनिटी। इसका मतलब यूनिटी बोल रहा हूँ क्या? यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये सुनो, इसका मतलब क्या होता है कि किसान पता है बेचारे अपने अपने तरफ भागते हैं, खाली उन्हें अपना दिखता है। बात कर रहा हूँ दूसरे, तुम्हारी फसल इतनी सस्ती जा रही है उससे मतलब कोई फायदा नहीं है। वरना अगर देखा जाए ना बेटा, किसान कोई बहुत ज्यादा फायदे में नहीं जा रहा है आजकल के। जन कितने लोग हैं जो खेती छोड़ चुके हैं। उन्हें सरकारी रेट लगाया, सरकारी रेट पर ले जाते हैं तो 4-5 दिन लगते हैं, कागज बनवा के तो सरकारी रेट पे मिलता है, उसमें पैसे आते 15 दिन बाद। खेती हो जाएगी, खेती चली रही, इसमें क्या करूं? खेती चले। चलो यहाँ पे देखो बेटा, अगले देखिए बेटा, पढ़ते भी रहो, आप खेती करते रहो, मुझे पता है खेती सब तुम सब लोग जानते हो खेती के बारे में अच्छे से। इधर देखो यहाँ बच्चे ही बहुत जानते हो, लड़के भी जानते हो खेती के बारे में ना। अधिकतर ये जानते हो। अगले देखो बेटा, देख लो, कह रहा है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. अगले कह रहा है GM plant have been useful in many ways, genetic modification है। यहाँ पे देखो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से हम जो प्लांट करते हैं उनका क्या क्या फायदा है। तो देखो पहला क्या बेटा, कह रहा है मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। हम लोग क्या करें, ऐसी फसल बनाएं जो बहुत ज्यादा क्या करे, सब चीजों को सहन कर पाए। जैसे कोल्ड हो गया, सही है, ये हो गया, सूखा हो गया, साल्ट हो गया, हीट हो गया। मतलब कितनी भी धूप पड़े, कितना भी पानी कम बरसात हो, कितना भी पानी ज्यादा बरसात हो जाए, लेकिन फसल क्या कर ले, सरवाइव कर जाए। समझ गए? पहला हो गया, समझ गए क्या फायदा होना चाहिए। दूसरा देखो, कह रहा है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कौन सा, ये इधर वाले में है, अरे आगे वाले में एक्स्ट्रा दे रखा है। क्या दे रखा है? ये एक्स्ट्रा है। अभी रुको, साड़ी के भाव में ऐसे ही है। और कितने लोगों के पास न्यू वाली है? देखा ना, ये देखो सर, ये इधर अच्छा एक पहला है जो कुछ है। हाँ। अच्छा इसमें टिश्यू कल्चर वगैरह के बारे में बताएंगे। सही, चलो बता दे।
नहीं वो ऐड हुआ है तो ऐड होगा, पढ़ लो उसे। नहीं आगे नहीं होगा पूरा पैराग्राफ वो यहाँ से पढ़ो, पढ़ा तो कहाँ से? अच्छा ये है ना, सही है। चलो ठीक है, अब बता दी, बता इतनी देर में बताया हम लोगों ने, पहले ही बता दिया। अभी तो चलो एक बार मैं बताया जो ही पढ़ाया है। इग्नोर कर दिया। कल आपको कोई टेस्ट है बेटा? कर दिया। और अगर कोई बच्चा टेस्ट में एब्सेंट रहा, केमिस्ट्री का सिलेबस तो बताया, बता तो दिया। क्या बताया, कब बताया, इसे बता दिया होगा स्पेशल। अरे बेटा सुनो सुनो, चलो मैं क्या बोलूं, फिलहाल बायोलॉजी बता दिया मैंने। सर केवल बायोलॉजी का टेस्ट नहीं नहीं होता है। सरप्राइज होगा, सिलेबस नहीं बताया फिर से सरप्राइज होगा। आज तुम लोग यहाँ पे तभी जाना है, टेस्ट वगैरह पूछ लो मैम से, ठीक है? मैम तो आ जाएंगे। एक सर बताएंगे, एक सर बताएंगे। एक तो ये लोग ग्रुप में एक्टिव है, उन्होंने बता दिया केमिस्ट्री बताएगी, वो क्या बताएंगे? उन्होंने बनाया। हाँ। चलो तुम पूछ लेना, आएंगे तो अभी पूछ लेना, हो सकता है बता दें आप लोगों को। चलो तो बेटा मैं अपना देखूंगा, मुझे केमिस्ट्री आती थी तो मैं यहाँ को ये मुझे फिजिक्स में इतनी नॉलेज होती। देव सर बनाते हैं तो मुझसे बायोलॉजी पूछते हैं, वो मुझे दिखाते हैं उन्हें क्या आता है बायोलॉजी, उनसे एक चैप्टर नाम नहीं पता होगा उन्हें। मुझे तब भी बताया फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर का नाम, लेकिन मेन चीज ये है कि मैं उनसे कह देता हूँ कि सर सेंड कर देना, ये बता बस। दिखाने का मतलब ये है, अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन आप जो टेस्ट होगा मुझे दिखाया, मैं नहीं भेजा वो, ठीक है? तो उसमें जो आएगा वो लगभग सही आएगा, ठीक है? और आप लोगों को बेटा सबको आना है, कोई अपसाइड मत आना दो किसी भी, ऐसा नहीं कोई बच्चा कोई किसी डाउट हो के नहीं आएंगे। ये हाथ खड़ा मत करो बेटा, सब लोग ए बुखार तो चल रहा है, सब लोग चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे भी चल रहा है, लेकिन आप लोग अब पढ़ो बेटा। ए ठीक है यहाँ पे देखो बेटा, ये इधर देखो, आप बोलो मत कोई भी, समझ लो ये नया टॉपिक है बेटा, आप लोगों को समझना चाहिए, बोलो मत कोई भी। यहाँ पे ये कह रहा है, कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करा, एक वृद्धि लेके आए, ठीक है? कैसे करके हरित क्रांति आई और हम लोगों ने कैसे कैसे ईल्ड को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे इसने ये कहा कि जो पेस्टिसाइड थे या जो फर्टिलाइजर थे वो बहुत महंगे थे, सही है? जिसकी वजह से हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जितना कि एक पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जनसंख्या बेस पे हम लोग क्या रहते, बहुत पीछे रहते अगर बायोटेक्नोलॉजी आज हम लोग यूज ना करते। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होता तो बेटा हम लोग बहुत पीछे होते, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग खाने के लिए भी डाले बड़े होते हैं हम लोगों के, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे एक मेथड दिया है जो कह रहा है, ये देखो कह रहा है एज ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना जो मेथड चल रहा था। कह रहा है ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप ए पेस विद डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या हो रहा था, फेल का मतलब है कि पुराने तरीके से हम खेती कर रहे थे तो वो उतना ज्यादा हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे जितना हमें चाहिए। अगर मान लिया किसी के जमीन कम है, उसके परिवार में फैमिली में लोग ज्यादा हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? उसे खर्चे भी चलाने घर के, उसका अपना भी घर देखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जितना महंगा था चीजें, उसके हिसाब से हम लोग उतना बेस्ट तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे किसको, फसलों को, यानी खेती को। और क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो महंगा था, जो फर्टिलाइजर वगैरह ये सब एक्सपेंसिव थे। अगले कह रहा है अनदर टेक्नोलॉजी
अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ जिससे हमें फायदा हुआ कुछ, ठीक है। क्या क्या बता रहा है देखो, कह रहा है टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर। आप लोग टिश्यू कल्चर जानते हो क्या होता है? टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कोई प्लांट का तुम कोई पीस लो, जैसे लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया, रूट ले लिया, और उससे कोई नया प्लांट डेवलप करवा दो, उसे बोलते हैं बस टिश्यू कल्चर। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है वो भी एक टाइप का क्या होता है, मेथड होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है इसके बारे में, कह रहा है व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 की बात है, 1950 की, ठीक है। दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का मतलब होता है पुराना प्लांट, यानी कि पुराना प्लांट से हमने क्या कर दिया, नया प्लांट अगर बना दिया तो वो क्या होता है, टिश्यू कल्चर। अगले कह रहा है दैट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। और हम एक काम कहाँ करते हैं, टेस्ट ट्यूब में। अगर आप लोग टिश्यू कल्चर का देखोगे तो आप लोग बहुत सारे फायदे भी दिखेंगे। ये आपने सही से देखा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं बेटा जहाँ पे जमीन नहीं होती है, और मैंने ऐसे बहुत खेती देखी, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो एक मैंने वीडियो देखा था उसका, तो उसने घर में ही पोटैटो इतने कर लिए कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एक हम लोग खेत में करते हैं, खेत अगर किसी के पास नहीं है तो घर में, मतलब घर में, आंगन में नहीं, छत वगैरह पे, उसने क्या किया, ऐसा कुछ किया, सुन तो लो पहले, बाल्टी वगैरह होती है उसमें मिट्टी वगैरह रख के और किसी टाइप से प्लांट लगा के उसमें इतना अच्छा वो उसने किया था कि ऐसा 20-25 बाल्टी लगा था, उससे बहुत ज्यादा निकला था। तो मैं देख रहा था, तो ऐसे कई बहुत सारी टेक्निक आ रही है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टिश्यू कल्चर वगैरह का, ठीक है। जहाँ पे ये ऐसी जगह पे होता है चीजें जहाँ पे जमीन बहुत कम होती है। हम लोग तो ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आप लोग ऐसे क्षेत्र से आ रहे हो जहाँ जमीन लोगों के पास बहुत है। अगर आप लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ जमीन खेती, जैसे आप पहाड़ों चले जाओ, वहां खेती कहाँ करोगे, और लेकिन खाना तो उन लोगों को भी खाना है। अगर आप लोग रेगिस्तान एरिया में चले जाओ, वहां खेती कहाँ करोगे, सब रेती रेत होगा। ऐसे बहुत सारे इलाके यहाँ पे हैं धरती पे जहाँ पे खेती कर ही नहीं सकते। दूसरा, आप लोग बहुत दूर नहीं कह रहा हूँ, कानपुर साइड में चले जाओ, वहां खेती नहीं होती है क्योंकि वहां पानी नहीं है, पानी प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो हम लोग तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं, गंगा जी के पास रह रहे हैं, बरेली में, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग ये समझ नहीं पाते चीजें कि इनका यूज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है देखो, टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स मीडियम रखते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ जैसे एंजाइम हो गए, कुछ हार्मोन हो गए, उनको यूज करते हैं, और हम लोग किसी भी प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करवा देते हैं, उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कह रहा है दिस कैपेसिटी, बोलो मत बेटा, दिस यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट लेवल से बता रहा हूँ नीट में। कह रहा है दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। इसको लर्न करो। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि अगर हम कोई पुराने प्लांट से न्यू प्लांट जनरेट करवा दें, या प्लांट से नहीं, प्लांट टिश्यू से, ठीक है, या एक्स प्लांट से बोल सकता हूँ, तो हम उस कैपेसिटी क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। अंडरस्टैंड करो बेटा। अगले कह रहे हैं यू विल लर्न हाउ टू accomplish this in chapter class higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source. कौन कौन था बेटा, कार्बन सोर्स थे कुछ, सच है जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज मीडियम में लिया था, एंड आल्सो इनऑर्गेनिक साल्ट लिया था, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीजन हो गया, वो कौन सा हो गया बेटा, साइटोकाइनेट। कुछ हार्मोन लिए थे, कुछ अमाइनो एसिड लिया था, कुछ विटामिन लिया था, और कुछ क्या लिए थे, एक मैं बोल सकता हूँ कार्बन सोर्सेस में सुक्रोज, ठीक है। इन सब का मीडियम में यूज करके और हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर कराया, और टिश्यू कल्चर का मतलब है न्यू प्लांट को जनरेट करवाया किसी भी प्लांट पार्ट से। समझ गए आपको, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, ये यानी कि हम बोल सकते हैं कि बहुत कम समय में और हम बहुत प्लांट का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको भी स्टार बनाओ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैंने किसी प्लांट पार्ट से, अगर मैंने किसी प्लांट पार्ट से कोई नया प्लांट बना रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर उस कैपेसिटी क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी, जहां से हम बोल सकते हैं कि पुराने प्लांट से, एक्स प्लांट से या कोई टिश्यू से नया प्लांट जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। और अगला करा बेटा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कम टाइम में और मैं बहुत ज्यादा प्लांट को ग्रो कराऊं, यानी कि वही टोटिपोटेंसी वाली कैपेसिटी। और टिश्यू कल्चर को ही हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर हुआ, कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट का ग्रो कराना,
क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। समझ गए? ये लगभग तीनों शब्द एक ही जैसे हैं, टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी और तीसरा क्या है बेटा? माइक्रो प्रोपेगेशन। डिफरेंस क्या है मैं बता दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट में देगा तो डिफरेंस क्या होगा। देखो टिश्यू कल्चर का मतलब सिंपल सा है कि हम किसी भी टिश्यू को लेके और उससे क्या कराएं, नया प्लांट ग्रो कराएं, उसको क्या कराएंगे? टिश्यू कल्चर। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि न्यू जो प्लांट बनेगा जनरेट होने की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। और तीसरा कह रहा है माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि कम समय में हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराएं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। अगले देखो कह रहा है ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम व्हिच दे वर ग्रो। आप लोग बताओ क्या जो ये नए प्लांट बनेंगे क्या आइडेंटिकल नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि उसी प्लांट से तो बने हैं। अगले कह रहा है बेटा दे आर, इन्हें बोलते हैं सोमैक्लोन। क्या बोलते हैं? यहाँ भी स्टार बनाओ, यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन 2-3 आ जाए, सब अच्छे टॉपिक है। यहाँ देखो यहाँ कह रहा है बेटा जो ओरिजिनल प्लांट बना है विच दे वर ग्रो यानी कि आइडेंटिकल होंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? सोमैक्लोन। और ये होता किसमें? टमाटर, मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे टोमेटो हो गया, बनाना हो गया और क्या हो गया? एप्पल। तीन का नाम लिखिए, तीन का याद करना बस, ठीक है? ईटीसी का मतलब नहीं है, तो तीन का याद कर लोगे, ठीक है? कौन कौन सा है? टोमेटो, बनाना और एप्पल। अगले कह रहा है हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड, ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। अब मैं कहां ले जाऊंगा तुम्हें, आप लोग चाहो तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, वहां पे जाके टिश्यू कल्चर के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। लेकिन आपको जरूरत क्या है? आप लोगों को खाली पढ़ना है, बच्चा पढ़ लो, नीट का पेपर देना है, ठीक है? आपको उगानी नहीं खेती, आपके पास उगाने की जमीन बहुत है और आपको क्या फायदा वो चीज सीखने जो आपको करना ही नहीं। अगले देखो तो बेटा यहाँ पे समझे मैंने क्या क्या बताया? 3 चीजें बताई। पहला टिश्यू कल्चर, दूसरा टोटिपोटेंसी, तीसरा माइक्रो प्रोपेगेशन और चौथा ये सोमैक्लोन यानी कि सेम टाइप का आइडेंटिकल होना, उसको बोलते हैं सोमैक्लोन। और एग्जांपल क्या है इसका? टोमेटो, बनाना, पोटैटो, एप्पल, टमाटर, केला, सेब। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? यहाँ से मुझे 2 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग लिख सकते हो बात नीट में इसी टॉपिक से लिख लो, और आएंगे तब तक मानना ही बात आएंगे ही 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से, और 2 से ज्यादा जाए पता नहीं, ठीक है? अगले देखो अगले देखो मैं पूरे टॉपिक से पूछ रहा हूँ जो नया जुड़ा है अभी रुक जाओ थोड़ी से। अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दूसरा भी पढ़ लो। कौन क्या हुआ? अरे इधर देखो बेटा मैं भी इंपॉर्टेंट बात मुझे बता रहा हूँ। आगे देखो कह रहा है अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। दूसरा मेथड एक और देखा साइंटिस्ट ने, कोई प्लांट डिजीज वाला है, कैसा है? डिजीज वाला है, ठीक है? उसका मैं बता रहा हूँ इसने क्या किया होगा। यहाँ पे पता है जो डिजीज वाला प्लांट होता है, अब प्लांट को डिजीज है, लेकिन बेटा एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट के पास जिसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? जिसकी सेल बहुत जल्दी एक्टिवली डिवाइड करती है। वो टाइप पार्ट ऐसा होता है प्लांट का जो डिजीज लेस होता है। अगर हम वो वाले पार्ट से नया प्लांट बनाने तो जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? विदाउट डिजीज, यानी उसमें डिजीज नहीं होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कह रहा है अनदर प्लांट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। अगर किससे इन्फेक्टेड है? वायरस से। और कह रहा है द मेरिस्टम, मेरिस्टम आप जानते हो शूट टिप पे रूट टिप पे होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सही है? इसमें आप देख सकते हो एपिकल और एक्सियल, ये तो पता होगा आपको। एपिकल मेरिस्टम होता है और कौन सा होता है? एक्सियल। एपिकल कहाँ होता है? रूट टिप पे और शूट टिप पे। अगले कह रहा है इज फ्री ऑफ वायरस, कह रहा है यानी कि ये वायरस से कैसा होता है? फ्री होता है। यहाँ पे कोई वायरस इन्फेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती है। अगले कह रहा है hence one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus free plant। अगर तुम इसको ये पार्ट लो और उसको कहाँ कराओ? विट्रो। विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग, और तुम ग्रो कराओ तो वो प्लांट जो बनेगा नया वो कैसा होगा? वायरस फ्री प्लांट, यानी कि उसमें डिजीज नहीं होगी।
साइंटिस्ट हैव सक्सेस इन कल्चरिंग मेरिस्टम्स ऑफ, ये क्या किसमें था, बनाना में, शुगर केन में और पोटैटो। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे ये भी लगता होगा कि प्लांट वगैरह ये लोग कहते हैं लगाओ लगाओ, ऐसा कुछ जिससे ज्यादा बोलते हैं। आप लोग क्या बताओ, सब लोग फार्मर लोग हो, तुम्हारे घर पे खेत में इतने प्लांट होंगे ना जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि एक प्लांट लगाओ हर साल लगाओ, कुछ लोग कहते हैं कि अपने बर्थडे में प्लांट लगाओ, होता नहीं होता है? अब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे घर पे इतने प्लांट लगे हुए हैं मेरे मतलब गांव में कि वो जो उसका साफ सफाई होता है प्लांट का, वो हम लोग रुपए दे करवाते हैं, सब लोग इतने प्लांट लगे हुए हैं। तो मतलब 15-20 बीघा में तो खाली लगे हुए हैं प्लांट, उसमें खेती नहीं होती है, खाली प्लांट बस। अरे लिप्टिस वगैरह, पापलर वगैरह लगी हुई है, पापलर। अभी सुनो, और कम से कम 4 खेत, बोलो मत, और 4 खेत ऐसे हैं जिनके चारों तरफ लगा हुआ है। अब तुम सोचो इतने प्लांट है कि मैं काउंट नहीं कर सकता। अब मैं बताओ एक प्लांट क्या लगाऊंगा हर साल? तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए है जिसका खेत नहीं होता ज्यादा, और वो ये काम करे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे इधर तो बहुत ज्यादा प्लांट है, या फिर जो जंगल है लोग कहाँ जाओगे? समझ गए? यार अपनी बता रहे हैं, तो मैं अपनी बता रहा हूँ बेटा, भूल जाओ। इधर देखो अगले देखो, नहीं मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या प्लांट लगाना है। आरती घर पे इतने प्लांट है ना ये तो उनके सोच लेंगे कि जमीन ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि एक बर्थडे प्लांट लगाओ, एक न्यू ईयर पे लगाओ, एक कोई कहीं लगाओ। जिससे ये मिलते होते तो नजर के जाते हैं सर, क्या सर? एक बार सुने इतने कहीं के जाते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ, यहाँ सब बच्चों कैसे होंगे, मेरे नहीं सबके लगे हुए होंगे। ऐसा कोई यहाँ बच्चा है जिसके खेत में प्लांट ना हो? अब तुम्हारी खेती नहीं होगी तो ऐसा कर तो फादर से कहो ना लगाए। अरे नहीं होगा सर। चलो अगले देखो, बेटा अगले देखो, अगले देखो, कह रहा है साइंटिस्ट है, अब बोलो क्या रहा है बेटा? देखो मैं आपको बताऊं, आजकल का सही बताऊं, देखो मैं भी मेरे पापा भी फार्मर ही, मैं सब जानता हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल जो खेती करते हैं बेचारे, उनसे पूछो, बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी तो बिल्कुल नहीं है। मिडिल क्लास का मतलब जमीन कम होती है। और बेटा अच्छा हो गया, लेकिन उनके लिए हुआ है जो जिनके पास सुविधाएं हैं, सब ट्रैक्टर उनके पास, सब कुछ उनके पास। अब जिसके पास कुछ नहीं है तो क्या करेगा? क्योंकि और ज्यादा महंगाई और बढ़ रही है। अरे तुम उन लोगों से पूछो ना जिसकी जमीन कम है, उन्हें क्या बच रहा है पूरे साल में? तो उसका सिंपल सा उपाय मुझे लगता है कि सब खेत में वो लगा दो, लकड़ी लगा दो और चले जाओ 5-10 साल बाद आओ। चलो अगले देखो, अगले देखो बेटा, बोलो। कह रहा है साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेट सिंगल सेल। नई टेक्निक देखो, नई टेक्निक क्या है, इन्होंने क्या किया था? कह रहा है साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक क्लोरोप्लास्ट सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सेल लिया, सही है, एक स्पीशीज का, और एक सेल लिया दूसरे स्पीशीज का, और इन्होंने उसको सेल वॉल को क्या कर दिया? सेलुलोज एंजाइम से खत्म कर दिया, और जो बचा क्लोरोप्लास्ट दोनों का, उनका इन्होंने क्या करवा दिया? हाइब्रिडाइजेशन। और करवा के जो प्लांट बना वो बनी थी नई वैरायटी। कौन सी बनी थी? न्यू वैरायटी। तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है हैव बीन एबल टू आइसोलेट नीक प्रोटोप्लास्ट सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ईचिंग हैविंग। कह रहा है दो डिफरेंट वैरायटी ली थी ना प्लांट की, तो यहाँ पे कह रहा है ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर। उसके पास क्या थे? डिजायरेबल का मतलब होता है अच्छे वाले कैरेक्टर। कह रहा है कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट व्हिच कैन बी फर्दर ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। और कैसा प्लांट बन गया? नया प्लांट। ये भी अनोखी टेक्निक है। और कह रहा है दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड। अडर कौन से? सोमेटिक हाइब्रिड करो, सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगले कह रहा है इमेजिन अ सिचुएशन, बेटा देख लो यहाँ पे, कह रहा है इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो। इन्होंने क्या किया?
एक टोमेटो ले लिया, एक क्या ले लिया, पोटैटो, और बनाया क्या, पोमेटो। तो यहाँ पे क्या है, फिश विद द दैट ऑफ पोटैटो एंड देन दे आर ग्रो टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कॉम्बाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। एक टोमेटो प्लांट के और पोटैटो प्लांट के दोनों के कैरेक्टर क्या हुए, दोनों की सिंबल हेलो बेटा यहाँ पे देखो, अब ये कह रहा है टोमेटो पोटैटो को कैरेक्टर मिले तो क्या बना, अचीव रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो। अब एक पोमेटो क्या था पता नहीं, लेकिन लेकिन इसको कॉमर्शियली हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोमेटो कैरेक्टर होंगे वो टोमेटो रहेंगे और पोटैटो रहेंगे वो ऐसा सुनना कोई तुम ऐसा करो 4-5 फलों को मिला के ऐसा प्लांट बना दो कि एक ही फल खा लो सबके कैरेक्टर मिल जाए तुम्हें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे देंगे तो ये बेकार है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो बेटा आपको वही मिलेंगे ना, उसी में मिलेंगे जिसमें मिलने होंगे। तो अगले कह रहा है अनफॉर्चुनेटली लिखा भी दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं था कि तुमने पोटैटो और टोमेटो खा लिया तो तुम्हें दोनों कैरेक्टर मिल गए, वो दोनों के न्यूट्रिएंट्स मिल गए पूरी मात्रा में, ऐसा संभव नहीं था। वरना साइंटिस्ट अब तक ऐसा करते कि सारे फलों का एक ही प्लांट बना देते और ये फल खा लिया तो तुम्हारे अंदर सब न्यूट्रिएंट्स आ गए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा था, तो यहाँ तक था ना नया पोर्शन, समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यानी कि हमने देखा टिश्यू कल्चर देखा जहां हमने टोटिपोटेंसी देखी, दूसरा मैंने आपको क्या बताया बेटा, हाँ सोमैटिक हार्डेशन दिखाया, और तीसरा क्या बताया, ये पोमेटो। ठीक है, ये वाला पोर्शन नया है, तो इसको क्या रिवाइज करना है, फिर हम अगले बढ़ते हैं, करो रिवाइज करो।
यूरिया मन लगे ये गेंद पे सुखा गई मन की लाली जी सबको ये जैसा ऑनलाइन ही समस्या नहीं होता है। बट तू क्या करने आते हो व्हाट्सएप पे? आदमी की ऑनलाइन आता है ट्रेन की आवश्यकता है व्हाट्सएप पे। हम तो रात के 2 बजे ऑनलाइन है 5 बजे हो क्या नहीं देख मैं 9 बजे सो गया था। बेटा कल पढ़ लिया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने अब जो न्यूज़ क्लास आया था उसमें क्लियर हुआ क्या क्या टॉपिक है सब बच्चों को? ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वही पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था ये वाला कि क्या क्या एक कहाँ पे क्या हुआ था। हाँ यहाँ पे देखो यही पढ़ रहे थे ना। ठीक है तो हम लोग सही आ गए ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था आप लोगों को, सुन लो बेटा, कि हम लोगों ने जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे देखने को मिले। ठीक है, तो देखो पहला कह रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। हम लोग कैसी फसल बनाएं जो एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोई तुम्हारा सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसको सहन कर सके फसल। ऐसा नहीं कि जरा सा बाढ़ आया पूरी फसल बेकार हो गई। सही है, ऐसा होता है लोगों में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फायदा है। दूसरा कह रहा बेटा रिड्यूस रिलायंस और केमिकल पेस्टिसाइड। फसल ऐसी हो जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड हमें बहुत कम लगाना पड़े। जैसे वो दुकान वाला कहते हैं कि खाद लगानी नहीं है, सही है, इंसेक्टिसाइड लगानी नहीं है, तो फायदा हो जाएगा ना। ठीक है, अगले देखो कह रहा है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब यहाँ पे बात आती है जो तुम अभी जिक्र कर रहे थे। यहाँ पे देखो ये कह रहा है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है जब कटाई होती है फसल की, तो आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत ज्यादा बालियां गिरती हैं, बाली बोलते हैं ना उन्हें, और बहुत ज्यादा गिरती हैं, तो उनसे क्या होता है कि ये कह रही मैंने भी नहीं है ये आरती जाती थी पहले कट्टा लेके खेती नहीं नहीं, ये तो ऐसा करता था वो फसल खड़ी है उसको हाथी आते के काट लिए ऊपर ऊपर और हड्डी कटने ठीक है बेटा, ये देखो गलो ये बात तो कितना हंस रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी फसल हो बेटा, ऐसी फसल हो जो कटाई हो तो उससे वो गिरती है जो ना वो ना गिर जाता, जिससे अगर गिरता है तो उसमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है किसान का। ठीक है, अगले देखो, अगले कह रहा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सप्लोशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लांट जो हो वो ऐसा हो कि मिनरल्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। सही है, जिससे क्या हो कि ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे और ज्यादा वो क्या करेगा, क्वालिटी का फसल होगा। अगले कह रहा है बेटा इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, उसकी क्या बढ़ना चाहिए, वैल्यू बढ़ना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है गोल्डन राइस, नाम सुना आपने, गोल्डन राइस होता है तो उसमें क्या होता है, विटामिन ज्यादा होता है। आप लोग दुकान पे जाना और कहना हमें गोल्डन राइस दे दो, आप लोग खाना, आपके अंदर जा जाएगी चीज एनर्जी नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मुर्गा खा लिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ विटामिन ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा होता है थोड़ा। ठीक है, गोल्डन राइस। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हो बेटा इतना? ठीक है, अगले देखो
कह रहा है इन एडिशन टू दीस यूजेस जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हम लोगों ने इनका यूज करके बहुत सारी दवाइयां बनाई हैं, फ्यूल बनाए हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर में तो इसका फायदा हुआ ही हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है बेटा वो आता है बीटी टॉक्सिन। क्या आता है? बीटी टॉक्सिन का मतलब ये होता है कि हम लोग को ऐसा, एक बार सोचो आप लोग, अगर बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ऐसा हो सके कि जैसे आपको बताया कि बहुत ज्यादा किसान परेशान रहते हैं, चिड़ियां खा रही हैं फसल को या कोई और इंसेक्ट आ रहा है जो अटैक कर रहा है, ठीक है, फसल पे और उस पे बीमारी हो रही है। अगर कोई फसल ऐसा बने, सुनो, अगर कोई फसल ऐसा बने जिसमें अगर कोई खाए कीड़ा, इंसेक्ट खाए तो इंसेक्ट ही मर जाए। अगर वो मर जाएगा तो उसका मतलब वो आएगा नहीं फसल खाने, और फसल खाने नहीं आएगा तो उसका मतलब फसल से क्या मिल जाएगी, हमें सुरक्षा मिल जाएगी और हमें वहां पे इंसेक्टिसाइड कोई भी डालने की जरूरत नहीं होगी। हाँ मैं बताऊंगा तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारे लिए नुकसान ना हो, तो इन्होंने प्लांट ऐसा बनाया साइंटिस्ट ने जिसका नाम क्या रखा, या मैं बोल सकता हूँ बीटी कॉटन। जो प्लांट था एक कौन सा था? बीटी कॉटन प्लांट था, जिसमें उन्होंने क्या किया, कॉटन का ही प्लांट था जिसमें उसने बीटी बनाया। बीटी का मतलब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैसिलस थोरैनजेंसिस। ठीक है, उस बैक्टीरिया का इन्होंने यूज किया और वहां पे क्या किया, जो इंसेक्ट उसको खाता था एक कॉटन के प्लांट को, तो वो इंसेक्ट ही मर जाता था, समझ गए? और वो जब मर जाएगा तो इंसेक्ट खाने नहीं आएगा, खाने नहीं आएगा तो उसका मतलब कॉटन का प्लांट कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हर किसी में हो जाए संभव तो क्या हुआ था, फायदा होता, बनाया था। लेकिन उन्होंने देखा बाद में कि इसके अगर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, अगर बाद में, क्योंकि जब इंसेक्ट मर सकता है तो हम लोग भी लगातार खाएंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मर नहीं जाएंगे एकदम। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इन्हें बीटी टोमेटो भी बनाया था, बीटी राइस भी बनाया था, बीटी बनाया था, बहुत सारे बनाए थे, लेकिन बाद में ये सब हटा दिया और क्या रहा खाली बीटी कॉटन, जिसमें तुम्हारा ये देखो ये है, यहाँ पे कह रहा है ए और बी। कॉटन बॉल है ये, डिस्ट्रॉय बाय बॉल बॉर्म, एक कीड़ा होता है बॉल बॉर्म जो क्या करता है इसको खत्म कर देता है, और बी वाला डायग्राम दिखा रहा है फुली मैच्योर कॉटन बॉल। कॉटन का मतलब समझ रहे हो ना, तो हाँ वहां पे क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाया वो देखो, देखें बीटी कॉटन का समझे कैसा प्लांट था, है इधर देखो कह रहा है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब ये है कि एक इंसेक्ट था जो वो एक क्या था कर रहा था, इसको खराब कर रहा था। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उसके जीन्स क्या कर रहा था, एक प्रोटीन आ रहा था, और उस प्रोटीन को इंजेक्ट और जीन्स को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, कॉटन के अंदर। अब वो कॉटन का प्लांट बनाने लगा, ठीक है, और जब वो आएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखो इसको पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़े बेटा, कह रहा है सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थोरैनजेंसिस, इसे अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है, प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरा, जिसमें आता है टोबैको बडवर्म और आता है आर्मीवॉर्म। ठीक है, ये इंसेक्ट थे जो कॉटन प्लांट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, एक किसका नाम बेटा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया था बैसिलस थोरैनजेंसिस, जो एक प्रोटीन बना रहा था, उसका जीन था, और वो क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था। कौन सी प्रोटीन, जिसको खाने से ये इंसेक्ट क्या हो रहे थे, मर रहे थे। तो कह रहा है कोलियोप्टेरन जैसे बीटल्स हो गया, और फ्लाई और मॉस्किटो, इतने सारे इंसेक्ट थे जो कहीं ना कहीं इस प्रोटीन को खाएंगे तो वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे। तो सिंपल सा तरीका है कि इस जीन को निकालो बैक्टीरिया से और प्लांट के अंदर क्या करवा दो, जितने भी प्लांट्स और उन सब में होगा ना ये जीन, कौन सा बाहर से जीन में ही होगा, जीन भी ही वही प्रोटीन बनाएगा, उस जीन को हम लोग इंजेक्ट कराएंगे प्लांट के अंदर, फिर जो नए प्लांट बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे, बीटी वाले। हाँ बस, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही प्लांट बनाया, बहुत सारे प्लांट बनाए। इसके बाद देखो कह रहा है, इसका एक कह रहा है बैसिलस थोरैनजेंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। अगर इस प्लांट में हमने बीज प्लेस कराया और इस प्लांट के बीज से अगर नया प्लांट उगाया तो वो इसकी तरह होगा या अलग, इसकी तरह होगा, बीटी वाला होगा। अगर हम लोग कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन डालते हैं तो उसके बाद वो इसीलिए डालते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या होता है कि अब वो रेप्लिकेट करेगा अपने आप को और वो वैसा ही बनता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। अगले देखो कह रहा है दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक, ये कैसा था, टॉक्सिक था, यानी कि जहरीला था, जिसे हम बोल रहे थे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब आप लोग एक बात सोचो,
अगर ये इतने सारे इंसेक्ट को खत्म कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब अगर हम गेहूं और धान का प्लांट भी ऐसा ही बना दें तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फायदा। लेकिन आप लोग सोचो, अगर वो इंसेक्ट को मार रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाकर तो इफेक्ट करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, करेगा तो करेगा। इसके बाद देखो कह रहा है व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। अब ये कह रहा है कि पहले ये कह रहा है कि बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है जो जिसके अंदर है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, और उसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन। कह रहा है बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जैसे इंसेक्ट खाएगा इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्किलाइन पीएच। क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री ग्राम होती है उसकी पीएच कैसी होती है? एल्किलाइन। और जब एल्किलाइन पीएच मिलेगी तभी ये क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रोटीन जो होती है गट का होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और उसमें क्या कर देती है? पोर्स कर देती है। और पोर्स करेगी तो सोयल हो जाती है वो गट, और सोयल हो जाएगी तो उसका खाने का जो रास्ता होगा वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब इंसेक्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैसिलस थोरनजेंस एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन है, ये बताऊंगा क्राइजीन होता है इसका नाम। जीन है, वो एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहा है। अगर उस प्रोटीन को इंसेक्ट खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हमने क्या किया? उस जीन को निकाला। अच्छा, उसको क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि ये कब एक्टिवेट हो रहा है? एल्कलाइन पीएच में। तो एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलेगी? गट में, एलिमेंट्री कैनाल में। जब जाएगा तो मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने उस जीन को निकाला और हमने क्या किया? एक प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, कॉटन के अंदर। और कॉटन के अंदर ट्रांसफर किया, अब वो ये कॉटन का प्लांट वही प्रोटीन क्या करने लगा? बनाने लगा। अब जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया प्लांट को, वैसे ये प्रोटीन इसके अंदर गया, और इसके अंदर ऐसे गया तो वहां पे क्या मिली? एल्किलाइन पीएच। और ये जो प्रोटीन थी, ये टॉक्सिन था, ये कैसे हो गया? एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म हो गया, उसने क्या किया? एलिमेंट्री कैनाल में छेद स्टार्ट कर दिए। और छेद किए तो इसका मतलब गट क्या हो गई? सोयल हो गई, ब्लॉक हो गई। और ब्लॉक हो गई तो इंसेक्ट क्या हो गया? मर गया। अब जब एक बार इंसेक्ट मर जाएगा दोबारा सुनना आएगा? पहली बात तो और सारे देख के नहीं आएंगे। यहाँ पे भी मर रहा है। आगे देखो कह रहा है गट विच सॉल्वेलाइज द क्रिस्टल द एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट। इसने क्या किया? मिडगट जो होती है बीच वाली, उसको ब्लॉक कर दिया। और कह रहा है सॉल्वेलाइज द क्रिस्टल, अगले कह रहा था एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर्स। तो उसमें क्या कर दिए? पोर्स कर दिए, जिससे कह रहा है दैट कॉज सेल स्वेलिंग। और क्या हो गया? स्वेलिंग हो गया, लाइसिस हो गया, एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। और इंसेक्ट क्या हो गई? डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि बीटी कॉटन का मतलब, बीटी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बैसिलस, और टी का मतलब क्या है? थोरनजेंसिस। और कॉटन हमने बनाया है प्लांट, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बीटी कॉटन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बीटी कॉटन प्लांट बना के हमने क्या फायदा दिया? अब ऐसे प्लांट में बताओ कोई तो इंसेक्टिसाइड लगाओगे क्या? क्योंकि उस पर कोई इंसेक्ट इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। भाई आप लोग बताओ, गन्ना आप लोग करते हो, आप लोग कितनी बार स्प्रे करते हो? कभी जहर की, कभी किसी की, कभी किसी की, है चीटिंग कर रहा है, कभी क्या खाता है? उसे बताओ। हाँ, क्या खाता है बेटा? गन्ने में क्या स्प्रे करते हैं? अरे नाम बताओ। नाम तो बहुत है। नागराज है? कह रहा है पटेरा। पटेरा होता है। कोराजिन तो भी कोराजिन भी तो इंसेक्टिसाइड होता है। मैं ही रखने ले जाता हूं, मुझे पता है। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे बीटी कॉटन कौन समझ गए आप लोग? आपका दुकान लगाओगे, इसका मुझे लगा लिया। देखो ठीक है, ठीक है, ओके डन। चलो तो बीटी कॉटन समझ गए। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन से दो दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। इस बार क्या पढ़ेंगे?
ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन बिना क्लास नहीं दे सकता हूँ, मतलब बैंगलोर 9